मिल गया, क्लास नहीं आए हैं। क्या बोले? शादीशुदा वाले बहुत हैं, आपके आगे ही बैठे हुए हैं। ठीक से पढ़िए ना आप लोग, नहीं तो अगले साल आप लोग भी शादीशुदा वाला हो जाएंगे। हम्म। हाँ, मतलब मेरे साथ जितने लोग पढ़ते थे आधे से अधिक की शादी हो चुकी है। मतलब स्कूल में पढ़ते तो उसमें तो कोई नहीं बचा होगा, उसमें कोई नहीं बचा होगा। ग्रेजुएशन और मास्टर्स में आधे से अधिक की शादी हो गई, बची हुई है कैसे? हैं? हम तो बचे ही रहेंगे। हम्म। नहीं नहीं, 2-4 साल नहीं अभी। हम 10 साल के बाद करके ही क्या करेंगे? भक्ति काल तो पूरा समाप्त हो चुका था, हाँ। ये तो धोखा है। नीला। रीतिकाल। संवत 1700 से 1900, इसकी समय सीमा है। रीतिकाल का जो समय है, हम इसके राजनीतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, इन सबको एक साथ, इन सब के बारे में बात करते हैं। लिखना नहीं है, कुछ चीज लिखेंगे भी, क्योंकि रीतिकाल की पृष्ठभूमि से कुछ प्रश्न आते हैं, तो कुछ चीज लिखेंगे भी। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो दिल्ली में मुगलों का शासन है, और वो शासन अपने अंतिम अवस्था में है, अंतिम चरण में है। औरंगजेब वैसा अंतिम मुगल शासक है जो कि भारत के एक बड़े भूभाग में शासन करता है, परंतु उसकी कट्टर नीति ने जनता के बीच में एक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न कर दी। जैसे कि उसने जजिया कर और तीर्थ कर को फिर से लागू किया, लगातार मंदिर आदि उसने तोड़े, प्रमुख तीर्थ स्थानों के मंदिरों को तोड़कर उन्हें मस्जिद के रूप में परिवर्तित करने का आक्षेप भी विद्वान औरंगजेब पर लगाते हैं, उसका अपना प्रमाण भी देते हैं। औरंगजेब की कट्टर नीति ने
जो हिंदू राज्य थे उनको बल दिया, उन्हें उदित होने का बल दिया। उनमें अब करो या मरो की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब वैसी स्थिति में वास्तव में लोग करते हैं या मरते हैं। अब किसी को डरा दीजिए और अगर उसके हाथ में लाठी है तो वो लाठी चलाएगा, और भरसक इतनी ताकत से चलाएगा कि एक लाठी से दो लाठी आपका होने नहीं देगा। ठीक है ना? जैसे कहते हैं ना हम लोग, मोह के मार बोले दो लाठी हो नहीं देवो। ठीक है ना? तो वही हाल हुआ जो मराठा शक्तियों का उदय हुआ। उन्होंने, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक छोटे से राज्य से मराठा साम्राज्य की नींव रखी, वहीं पंजाब में सिख साम्राज्य की नींव स्थापित होने लगी थी, जिसका नेतृत्व 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी कर रहे थे। दोनों ओर से मुगलों के खिलाफ एक आक्रोश था, और ये आक्रोश सिर्फ सत्ता पाने का आक्रोश नहीं था, यह आक्रोश था कि अपनी अस्मिता के लिए युद्ध करने का आक्रोश था, कि अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो अब हम बचेंगे नहीं। क्योंकि सिख धर्म शांतिपूर्ण धर्म था, वहां हिंसा की कोई संभावना ही नहीं थी। परंतु लगातार सिख गुरुओं की हत्याएं, गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की हत्याएं सिख धर्म को मजबूर किया कि वो भी शस्त्र उठाए, और गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, और उन्होंने कटार रखना सिख धर्म में अनिवार्य कर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति तलवार रखेगा। जो खालसा पंथी होगा वो तलवार रखेगा। देखते हैं ना, वो जो नीले वस्त्र धारण करते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी पंजाब से विद्रोह में थे, छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में। तो कुल मिलाकर देखें तो दो ओर से मुगल शासन के समापन के लिए विद्रोह शुरू हो गए थे। औरंगजेब ने बहुत से विद्रोह को दमित भी किया, लेकिन लगातार उसका जीवन, कहा जाता है कि औरंगजेब जिस दिन से राजा बना उस दिन से कभी वो शांति से दिल्ली में नहीं बैठ सका। अगर वो दक्षिण में गया, वहां विद्रोह को शांत कर रहा है, तब तक उत्तर में विद्रोह शुरू हो चुका है। उत्तर गया तब तक पूर्व में विद्रोह। तो लगातार अपने पूरे शासन काल के दौरान वो लगातार भ्रमण करता रहा, उसको कभी एक जगह फुर्सत से बैठने का मौका नहीं मिला। और इसका कारण वह स्वयं था, उसका कारण उसकी नीतियां थी। कट्टर धार्मिक नीति के कारण इन विद्रोहों में जनता भी साथ देती थी। अभी तक किसी भी युद्ध में जनता प्रत्यक्ष रूप से साथ में किसी के नहीं आई थी, परंतु गुरु गोविंद सिंह जी और छत्रपति शिवाजी महाराज, इन दोनों के साथ जनता आ गई कि अब हमें मुक्त कराएं। उनको लगा कि ये दो व्यक्ति ही हैं जो हमें मुगल साम्राज्य के दमन चक्र से मुक्त करा सकते हैं। फिर औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे मुगल साम्राज्य समाप्त होने लगता है। एक राज्य से दर दूसरा राज्य वो हारते चला जाता है। मराठा साम्राज्य और सिख साम्राज्य बढ़ता चला जाता है, और अंग्रेजों के सत्ता स्थापित करने से पूर्व तक मराठा साम्राज्य और सिख साम्राज्य अपना एक बड़ा क्षेत्र बना लेता है बड़ा क्षेत्र बना लेता है, और मुगल साम्राज्य बस कहने को दिल्ली भर में बचता है। मतलब उस समय का इतिहास, जब इतिहास ग्रंथ आदि पढ़ते हैं तो उस समय भारत का साम्राज्य अगर दिखलाया जाता है मुगल साम्राज्य, ये गलत है। भारत का साम्राज्य उस समय मुगलों के हाथ में नहीं था। इतिहास को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है साम्राज्य के सीमा को देखें, यानी नक्शे को देखें। तो नक्शा उस समय का देखेंगे तो सबसे बड़ा साम्राज्य मराठा साम्राज्य, फिर सिख साम्राज्य, मुगल साम्राज्य सिर्फ दिल्ली तक में सीमित रह गया था। मान लिया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि दिल्ली में शासन जिसका है भारत में शासन उसका है, पर ऐसा नहीं है।
भारत सिर्फ दिल्ली नहीं है। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण इसी युग में होता है, इसी समय होता है। उन्होंने भी लूटपाट और अपना दमन चक्र चलाया। तो खैर, औरंगजेब से पहले शाहजहां काफी विलासी राजा था, और उससे पहले के लगभग हर मुगल सम्राट विलासी थे, क्योंकि शासन ही विलास के लिए हुआ करता था। हरम की व्यवस्था हम लोग पहले देख चुके हैं, जहां पर हजारों स्त्रियों को रखा जाता था। ये विलास की प्रवृत्ति धीरे धीरे भारत में हिंदू राजाओं में भी चला गया, और वो भी मुगलों की देखा देखी, मुगलों के हिसाब से अपना जीवन जीने लगा। अब उनके यहाँ भी विलास, मतलब नृत्य चल रहे हैं, शराब का दौर चल रहा है, मतलब रोज वहां पर उत्सव ही मनाया जा रहा है। और इस उत्सव में हिस्सा लेते थे उनके दरबारी कवि, और इस दरबारी कवि उनके मनोविनोद के लिए श्रृंगारिक रचनाएं किया करते थे। ठीक है ना। ये मुगल दरबार में भी हुआ करता था, और मुगल दरबार के बाहर के दरबार में भी हुआ करता था। ये श्रृंगारिक रचनाएं किया करते थे, जिसमें स्त्रियों के स्थूल सौंदर्य की बात होती थी। स्थूल सौंदर्य कहने का अर्थ है कि है चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। अगर ये नहीं है तो फिर वो स्त्री नहीं है वाला मान्यता। ठीक है ना। स्त्री है तो चांद सा रोशन चेहरा होने का भी कोई आवश्यकता नहीं है, वो उसका अपना एक व्यक्तित्व है। लेकिन इस स्त्री को अगर स्थूल रूप में, एक वस्तु के रूप में देखेंगे, जैसे एक मोबाइल खरीदने जाते हैं तो हम लोग क्या क्या देखते हैं, उसका देखते हैं, अरे स्लिम है, अच्छा फिनिश है, बहुत अच्छा। इसमें कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसकी बाह्य सुंदरता को ही पहले हम लोग देखते हैं, उसकी उपयोगिता देखते हैं और उसकी बाह्य सुंदरता। स्त्रियों के साथ भी वही हो गया था इस कालखंड में। अभी तक होता है, अभी जो ये गाना बतलाए बहुत इससे हम लोग सुनते हैं, लेकिन ये क्या है, स्थूल सौंदर्य को प्रकट करता है। ठीक है ना। तो जब ये स्थूल सौंदर्य का चित्रण होने लगा, यानी स्त्रियों को एक वस्तु की तरह माना जाने लगा, और ये जो श्रृंगारिक चित्रण था वो एकदम स्थूल सौंदर्य पर आधारित था, तो एक बनावटीपन इसमें दिखलाई पड़ता था। रीतिकाल के श्रृंगार में एक बनावटीपन दिखलाई पड़ता है, उसके वियोग में एक बनावटीपन दिखलाई पड़ता है। ठीक है ना। कि जबरदस्ती का वियोग दिखलाई पड़ेगा। जैसे हम बार बार उदाहरण देते हैं बिहारी वाला, कि वियोग में नायिका है तो उसके वियोग की अग्नि से पूरे मोहल्ले में हमेशा गर्मी का मौसम है, किसी को पता ही नहीं चलता है कि कब मौसम बदल रहा है, क्योंकि नायिका वियोग की अग्नि में जल रही है। तो ये हास्यास्पद है। ठीक है ना। अगर फिल्म वगैरह में दिखाएगा तो हम लोग हंसने लगेंगे। फिर वियोग में नायिका इतनी पतली हो गई है कि सांस लेती है तो 8 हाथ आगे, सांस छोड़ती है तो 8 हाथ पीछे। मतलब ये अस्वाभाविक चित्रण है श्रृंगार का, जबरदस्ती का चित्रण है, मतलब चमत्कार दिखाने वाला चित्रण है। और ये सब कारण आता है स्थूल सौंदर्य को व्यक्त करने के लिए। ऐसा नहीं कहते कि श्रृंगार चित्रण बहुत अच्छा नहीं हुआ है, हुआ भी है, लेकिन अधिकतर स्थूल सौंदर्य पर हुआ। और इसका कारण है दरबारी जीवन। दरबारी जीवन को सामान्य जीवन से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है ना। अब कोई बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति लीजिए, जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, और वो संपत्ति उसको पुश्तैनी मिलती आ रही है, उसके बेटे को कहाँ पता होगा कि वो जो 1 रुपया मिल जाता था बचपन में, और उसका जब हम लोग खरीदते थे, वो चूरन वगैरह खरीदते थे, कभी स्कूल के आगे इडली का ठेला रहता था, उससे वो घटिया वाला इडली खरीदते थे। ठीक है ना। वो अच्छा लगता था, मतलब अब तो देने से भी नहीं खाएंगे। वो बहुत घटिया क्वालिटी का रहता था, और उसमें रंग लगाया हुआ मटर का छोला। मतलब इडली और छोला का पहली बार देखे थे कॉम्बिनेशन झारखंड में, इडली और सांभर का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको तो पता नहीं चलेगा। तो ये दरबारी लोग भी ऐसे ही थे कि आम आम जनजीवन का उन्हें कोई अता पता नहीं था। तो इनके काव्यों में आम जनजीवन का चित्रण कहीं पर भी नहीं मिलता है।
सिर्फ दरबारी जीवन, मतलब नायक नायिका का कोई काम नहीं है, ठीक है ना, नायक नायिका का कोई काम नहीं है, प्यार करना है और बिछड़ना है, ठीक है ना, और कोई और काम दिखाई देगा ही नहीं। मतलब स्वाभाविक रूप से अगर देखिए अ, भ्रमर गीत में जो वियोग है उसमें प्रवास जनित वियोग है, कृष्ण कोई काम के लिए गए हैं, ठीक है ना, और उसमें सिर्फ भ्रमर गीत का ही वर्णन नहीं हो रहा है, साथ में बाल लीला भी बहुत सारा कुछ है, ठीक है। रामचरितमानस में वियोग वर्णन है राम और सीता का, तो उसमें पूरा एक कथा का प्रसंग के बीच में एक थोड़ा सा वियोग वाला प्रसंग है। पद्मावत में नागमती का जो वियोग है वो पूरे कथा क्रम में एक प्रसंग के रूप में आया है, सिर्फ वियोग का चित्रण ही नहीं है। यहाँ पर बस वही संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, इसी का चित्रण भरा पड़ा है। अब यहाँ पर जो भक्तिपरक काव्य भी होंगे वो भी अपने दरबारी गुण को लेकर ही आएंगे, वहां भी श्रृंगारिकता वही वैसी ही स्थूल श्रृंगारिकता रहेगी, जिसमें प्रेम का सूक्ष्म चित्रण देखने को नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर बात करें तो दरबारी जीवन से आबद्ध होने के कारण इस काल का साहित्य भी दरबारी मूल्यों को लेकर ही चलता है। परंतु इस काल में सिर्फ दरबारी साहित्य नहीं लिखे गए, इस कालखंड में वैसे साहित्य भी लिखे गए जो जन साहित्य थे, और उनमें वही रीतियां चलती थी जो इससे पहले भक्ति काल और उससे पहले आदि काल में हम लोग देख के आए, यानी भक्ति, नीति, इनसे संबंधित रचनाएं भी इस कालखंड में हुई हैं। वीर, भक्ति, नीति। खैर, एक और प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है इस समय के रचनाओं में, उस प्रवृत्ति को कहते हैं लक्षण ग्रंथों की प्रवृत्ति। अभी हम लोग मोटा मोटी बात कर रहे हैं, फिर कुछ कुछ चीज लिखेंगे, ठीक है ना। तो लक्षण ग्रंथों की प्रवृत्ति इस कालखंड में दिखलाई पड़ती है, इसका कारण भी दरबारी जीवन है। यह समय ऐसा था कि जो दरबारी कवि होते थे वो दिखलाते थे कि उनको कविता का और काव्य शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान है, और यहाँ पर एक फैशन चल गया था कि हम दरबारों में कि हम बहुत ज्यादा कवियों को रखे हैं। एक फैशन अमीर तरीन लोगों में होता है मॉडर्न आर्ट को रखने का, पेंटिंग का, उनको समझ में नहीं आ रहा है, आपको भी समझ में नहीं आएगा देखिएगा तो। ऐसे 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 बरस घुमाया हुआ है, ठीक है ना, पूरा ऐसे बरस घुमाया हुआ मॉडर्न आर्ट में आपको कुछ पेंटिंग वहां दिखलाई नहीं पड़ेगा। हो सकता है कभी एक पूरा सादा कैनवस लगाया हुआ हो, ठीक है ना, बीच में ऐसा एक गोल हो। अब उसको जो मॉडर्न आर्ट को समझने वाले लोग हैं जो उसको पढ़े हैं वो बतलाएंगे आपको कि देखिए इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, तब समझिएगा अच्छा ये मतलब, उसमें भी रहस्यवाद है, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना, उस पेंटिंग का आपके लिए कोई मूल्य है? क्यों मूल्य नहीं है? क्योंकि आप समझिएगा ही नहीं तो उसको लगा के भी क्या कीजिएगा, चाहे आपके घर जो आएंगे वो भी नहीं समझेंगे तो वो भी देख के क्या करेंगे उसको। इसीलिए रहस्यवाद का विरोध करते हैं आचार्य शुक्ल, कि जो चीज को समझेंगे ही नहीं उसको समझाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता है, वो आकर समझाएगा, चाहे उसको समझाने के लिए उसी कवि की आवश्यकता है जो लिखा है वो आकर हमको समझाएगा तो हम उसको समझेंगे, तो इसी कविता का क्या फायदा। इसीलिए वो काव्य में रहस्यवाद को स्वीकार नहीं करते। तो मॉडर्न आर्ट जो पेंटिंग वाला था उसका भी यही हाल था कि उसको समझाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, नहीं तो स्वयं चित्रकार आकर समझाए तो आप समझ सकते हैं। तो मॉडर्न आर्ट में अमीर तरीन लोग क्या करते हैं, पहले उस आर्ट को समझ लेते हैं, चित्रकार बताते हैं कि ऐसा 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 है, और वो कुछ कुछ चीजों को बताते रहता है, वो अपने घर में लगाएंगे। अब उनके जो मेहमान आएंगे उनको दिखलाएंगे, देखिए ये आर्ट में यार अपना, ऐसा दिखलाएंगे कि हम तो इतना जानकार हैं आर्ट के, इतना जानकार हैं कला के कि कहना ही नहीं है। अपनी जानकारी को वो जो भी उनको वो चित्रकार आदि बतलाए हैं, चाहे उस विषय के जानकार उनको बतलाएं, उसी को वो तोते की तरह दोहराएंगे। इस कालखंड में हुआ कि कवियों को खूब रखते थे, और जब इनके यहाँ मेहमान वगैरह आते थे बड़े बड़े लोग तो ये अपने कवियों का ये करवाते थे, गोष्ठियां करवाते थे, और काव्य का दौर चलता था, और ये वाह वाह करते थे, क्या लाइन लिखा, देखिए यहाँ पर ये अलंकार है, यहाँ पर इस छंद का ऐसा प्रयोग किया है, और इसको वही कवि बतलाया रहता था, फलाना वाला भी करेंगे, ठीक है ना। इसमें
ये होता है, मतलब समझा दिया जाता था। और इसको समझाने के लिए वो कुछ ग्रंथ लिखे थे, ठीक है ना, काव्य शास्त्रीय विवेचन के लिए कुछ ग्रंथ लिखे थे जिसको कहते थे लक्षण ग्रंथ, जिसको लक्षण ग्रंथ कहा जाता था। तो लक्षण ग्रंथ कोई काव्य शास्त्रीय विवेचन के लिए ग्रंथ नहीं लिखा गया था, अपने आश्रयदाताओं को काव्य शास्त्र का एक सामान्य जानकारी देने के लिए लिखा गया था। एक होता है कि मेरे अंदर विचार आया कि नहीं, काव्य शास्त्र के मनोवैज्ञानिक काव्य के मनोवैज्ञानिक तत्वों का विवेचन करें और उसमें मैं पुस्तक लिखूंगा। मैं इसलिए नहीं लिखूंगा कि मुझे किसी को बतलाना है, मेरे मन में आया मैं लिख रहा हूं। जैसे कि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि लिखते हैं, भामा है, मम्मट है, जितने भी काव्य शास्त्र संस्कृत के आचार्यों को देखते हैं, वो इसलिए नहीं लिखते हैं कि उनको किसी दरबार से किसी चीज की आवश्यकता है, वो इसलिए लिखते हैं कि उनको लगता है कि इसका विवेचन वो अच्छे तरीके से कर सकते। ये कवि क्या करते हैं कि उन्हीं जो संस्कृत के काव्य शास्त्र थे उसका बस ये हिंदी में अनुवाद कर देते हैं, अनुवाद करके अपने आश्रयदाताओं को बतला देते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन सी प्रवृत्ति दिखलाई पड़ी? मुख्य रूप से इसमें दो प्रवृत्तियां दिखलाई पड़ती, पहला है लक्षण ग्रंथों की प्रवृत्ति और दूसरा है श्रृंगार की प्रवृत्ति, ठीक है ना। तो और यह प्रवृत्तियां उस समय के दरबारी जीवन के कारण उत्पन्न हुई थी, इसको भी समझ लीजिए। कुछ कुछ चीजों को लिखते भी हम लोग हैं। हाँ, एक चीज और बात कर लेते हैं, फिर लिखना शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है ना। रीति शब्द का अर्थ कल या परसों हम लोग बात किए थे। रीति शब्द का बहुत सटीक अर्थ कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता है। बहुत कोई कहा कि काव्य लिखने का एक विशिष्ट ढंग है, बहुत लोगों ने कहा ये रीति का अर्थ होता है अनुकरण, एक के अनुकरण पर दूसरा कवि वैसी ही रचना कर रहा है इस कालखंड में, इसीलिए इसे रीति कहना चाहिए। मुख्य रूप से रीति का अर्थ होता है कि काव्य शास्त्रीय विवेचन को रीति कहते हैं। तो इस कालखंड में काव्य शास्त्रीय विवेचन का एक दौर चला था। पहला तो हुआ जो लक्षण ग्रंथ की रचना करते थे वो सीधा काव्य शास्त्र का की रचना कर रहे हैं, यानी संस्कृत के काव्य शास्त्र का ब्रज भाषा में अनुवाद कर रहे हैं। अनुवाद ही ज्यादा है, इस पे आगे जाएंगे। इनको कवि शिक्षक कहा जाता है, ठीक है ना। अनुवाद ही ज्यादा है इसमें। एक बिहारी जैसे कवि हैं जो लक्षण ग्रंथ की तो रचना नहीं करते हैं, परंतु लक्षण ग्रंथ पर आधारित दोहों की रचना करते हैं। बिहारी सत्सई में सारा जितने भी दोहे हैं वो लक्षण ग्रंथ पर आधारित है। उसमें आपको अनुप्रास का, यमक का, उत्प्रेक्षा का, श्रृंगार रस का, वीर रस का तो कम है, एक आध जगह है, ठीक है ना। मुख्य रूप से श्रृंगार रस का ही है अधिक। सबका आपको सबके दोहे मिल जाएंगे। कुछ कवि ऐसे थे जो रीति परंपरा में नहीं आते थे, वो रीति परंपरा से बाहर भी निकलते थे, जैसे आलम ठाकुर बोधा, ये लोग थे। ये लोग रीति परंपरा में नहीं थे, तो इनको बस बाहर रख कर देखा जाता। इसी के आधार पर इस कालखंड को बांटा भी गया है, उसको आगे हम लोग देखेंगे। तो रीति का अर्थ होता है जहां काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना हो और विशिष्ट रीति से हो, लगातार एक तरीके की रचना होती रहे। इस कारण इस कालखंड को रीति काल कहा गया। इस कालखंड को अलग अलग नामों से भी जाना गया है। किन किन नामों से जाना गया है? अंधकार काल कहा है त्रिलोचन ने। त्रिलोचन ने इसे अंधकार काल कहा है। त्रिलोचन प्रगतिवादी कवि थे। प्रगतिवाद में मार्क्सवाद का प्रभाव होता है, और मार्क्सवाद किस चीज की बात करता है? आम जनता की बात करता है। मार्क्सवाद का प्रमुख सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या होता है? यानी अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, यानी शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। उनके हिसाब से अमीर इतना अमीर इसलिए होता है क्योंकि वो गरीबों का शोषण कर रहा है, और अमीर होने का कोई उपाय नहीं है। बात भी बहुत हद तक सही है। कार्ल मार्क्स से आप सहमत हो या ना हो, आसानी से उनकी बातों को काट
नहीं सकते हैं। वो कहते हैं कि अमीर अगर बहुत अमीर है तो वो कहीं ना कहीं गरीबों का शोषण किया ही होगा। उसका उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए आज टाटा के पास, रिलायंस के पास बहुत संपत्ति है, ठीक है ना। तो संपत्ति कैसे है? अंबानी खुद तो काम नहीं ना कर रहे हैं, जितना कर सकते हैं उतना ही कर रहे हैं, और उतना के लिए उनको बहुत पैसा मिल रहा है, क्योंकि और लोगों को वो वही काम करवा रहे हैं। लेकिन जब और लोगों को करवा रहे हैं तो अपने हिसाब से पैसा दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि उनके श्रम को अधिक करवा रहे हैं, और श्रम के हिसाब से जो कंपनी को फायदा हो रहा है उसके हिसाब से बहुत कम खर्च कर रहे हैं अपने जो उनके कर्मचारी हैं उनको, या मजदूर हैं उनको वेतन, मुख्य रूप से मजदूरों को, कि काम अधिक करवाया जाता है, वेतन बहुत कम दिया जाता है, और उसी के आधार पर अमीर अमीर होता है। तो मार्क्स का कहना है कि काम किसी का मालिकाना हक नहीं होना चाहिए किसी चीज में। अगर मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो फैक्ट्री किसकी होनी चाहिए? मजदूरों की। अब जो फैक्ट्री से जो फायदा हो वो किस में बांट दिया जाए? मजदूरों में बांट दिया जाए, मजदूरों को दिया दिया जाए, क्योंकि उन्होंने वही फैक्ट्री चला रहे हैं। देखिए, सुनने उनने में तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु थोड़ा बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। इसका कारण ये है कि अभी हम देख सकते हैं बहुत ज्यादा जो मार्क्सवाद के सिद्धांत को लेकर देश बने, जिसमें मुख्य रूप से रूस और चीन है, उन्होंने भी अंततोगत्वा सब किनारे किया और पूंजीवाद को ही अपना लिया। सब जगह अब वही पूंजीवाद ही चल रहा है, कमोबेश सब जगह वही चल रहा है जो नियम हर दुनिया में चल रहा है। तो खैर, तो त्रिलोचन थे मार्क्सवादी, दरबारी काव्य को स्वीकार नहीं कर सकते, तो वो आम जनता के काव्य को स्वीकार कर सकते थे। और इस कालखंड में जन साहित्य बहुत कम देखने को मिलता है, तो इसीलिए कहा कि इस कालखंड में कुछ नहीं है। इस जहां कुछ नहीं होता है वहां क्या होता है? अंधेरा होता है। इसीलिए उन्होंने कहा ये कालखंड ही अंधकार काल है, ठीक है ना। त्रिलोचन मार्क्सवादी थे, उनके हिसाब से दरबारी जीवन कोई जीवन ही नहीं है, ये फालतू का चीज है, उसको वो नहीं मानते। जो आम जनता से जो चीज जुड़ा हुआ ना हो, आम जन से जुड़ा हुआ ना हो, मार्क्सवादी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये इस कालखंड में जन साहित्य देखने को नहीं मिलता, इसीलिए ये कालखंड अंधकार काल है। तो अपनी विचारधारा को लेकर चलने का ये था। अब इसे स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं, बताइए अरुण। त्रिलोचन ने अंधकार काल कहा, पूर्ण तरीके से क्यों नहीं कर सकते हैं? त्रिलोचन ने रीतिकाल को अंधकार काल कहा क्योंकि वो साहित्य का संबंध जनता से होना चाहिए, और जन साहित्य तो है नहीं, ये एक मुट्ठी भर लोगों के द्वारा दरबारी जीवन में रचा गया साहित्य है। जब जनता का साहित्य ही नहीं और जनता का साहित्य मिलता नहीं है इस कालखंड में, तो इस कालखंड को हम अंधकार काल क्यों नहीं कहें? बतलाइए। गलत है, हम भी बोलते हैं कि त्रिलोचन का दृष्टिकोण गलत है साहित्य को लेके। देखिए, कारण ये है क्योंकि साहित्य कहीं भी नहीं कहता है कि वो आम जन से संबद्ध होगा। कहीं भी साहित्य का अर्थ ये नहीं है, क्योंकि साहित्य को उस तरीके से परिभाषित किया ही नहीं गया। साहित्य का कितने भी रूप हो सकते हैं। हाँ, हम ये कहते हैं, मैं भी ये कहता हूं कि जन साहित्य ज्यादा श्रेष्ठ होता है, और रीतिकाल का साहित्य जन साहित्य नहीं है। लेकिन सिर्फ जन साहित्य न होने से उसे साहित्य से बाहर तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हुई हैं। और साहित्य क्या है? जो हमारी संवेदनाओं से संबद्ध हो, ठीक है ना। एक एक करके हम लोग लिखते भी चलते हैं और उसको समझेंगे। फिर आप लोग नहीं लिखिएगा, आप लोग को लिखाएंगे हम। अभी एक चीज आप लोगों को नहीं लिखना है, ठीक है ना। और लिखना है तो जहां से नोट्स बना रहे हैं उसके बाहर कहीं लिखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि नोट्स में भी हम लिखाएंगे। फिर नोट्स को आप लोग होच पोच कर लीजिएगा। जिसका नोट्स हम रीतिकाल के लिए टाइप करने के लिए दिए थे, हम चेक करने बैठे, मेरा सिर दर्द देगा, हम खुद लिख के दे देते, उससे अच्छा वो मतलब
क्या बोले हम, एक तो अशुद्ध बहुत लिखा है, अब पूरा एक पेज लाल हो गया है। कल हम रात भर बैठे तो उसमें चार, रात में बैठे तो उसमें 4 पेज हम कर पाए चेक वेरीफाई, और जब हम लिख के देते हैं तो हमको एक पेज में 2 या 3 गलतियां, जो टाइपिंग मिस्टेक है, वो मेरा मिस्टेक भी नहीं रहता, वो टाइपिंग मिस्टेक रहता है। टाइपिस्ट भी बोल रहा है किसका कॉपी दिए थे सर, बहुत अशुद्धि है। बोले बस टाइपिस्ट को अशुद्धि पता चल जा रहा है तो हिंदी लेना का कोई फायदा नहीं है। बहुत अशुद्धि है सर, किसकी कॉपी दे दिया, और फेयर कॉपी था है, रीतिकाल का फेयर कॉपी था वो। क्लास वाले में हम समझ सकते हैं जल्दी जल्दी लिखने में हो जाती है गलतियां, लेकिन वो फेयर कॉपी में गलती नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग नोट्स ठीक से बनाइएगा, ठीक है ना। अब उसी में हमको जोड़ना पड़ रहा है बैठ के। हम सोचे थे आज करवा के कल आप लोगों को नोट्स देंगे, को लगा था हम बैठ के आराम से निपटा देंगे, अभी फटाफट चेक हो जाएगा। बोले बाप रे बाप, 2 पेज में मेरा हालत खराब हो गया। इसको दिखाया तो बोलता बाप रे बाप, मतलब उसमें जितना शब्द टाइप करके नहीं लिखा गया उससे ज्यादा हमको लिखना पड़ा है। ऐसे मिल जाएगा, आज या कल में हम समाप्त लिख लेंगे, आप लोगों को मिल जाएगा रीतिकाल का नोट्स। तो अंधकार काल कहा त्रिलोचन ने, हाँ चलिए वो, तो अंधकार काल कहा त्रिलोचन ने। अंधकार काल कहने का कारण भी देख लिए हम लोग, ठीक है ना। और क्यों इसे अंधकार काल नहीं कहा जा सकता है, इस पर भी बात कर लिए, ठीक है ना। बस आप लोग तो इतना ही याद करना है अंधकार काल, लेकिन इसके संदर्भ में इतना बात किए तो अब तो याद हो गया होगा त्रिलोचन अंधकार काल। मेरे बात करने का कारण भी वो था, और कभी मान लीजिए भूल चूक से नेट उठ निकल जाए, अरे हाँ नेट भूल चूक से निकलता है। हमको शुरू में लगा था मेरा ही नेट निकला है, भूल चूक से निकला है, दोबारा नहीं निकला। फिर जब लगातार निकलने लगा तो लगा नहीं नहीं नहीं, ठीक ठाक से निकल रहा है। नेट जिसका निकलता है शुरू में उसको लगता है मेरा भूल चूक से ही निकला है, क्योंकि बहुत से लोग रहते हैं एक बार निकालते उसके बाद हर बार उनका रह ही जाता है। तो शुरू में जब मेरा हुआ था तो हमको लगा था भूल चूक से निकल गया, ऐसे ही निकल गया, बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी इसलिए हमको लगा था। लेकिन उसके बाद भी निकला, उसके बाद भी निकला, तो हम बोले अच्छा। और बीएड करते हुए निकला, तो जिसमें पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, बीएड में आप लोगों को पता ही है इतना ज्यादा हम लोगों को एमएफ हुसैन बना दिया जाता है, ऐसा पेंटिंग कीजिए, ऐसा इधर से एक बेल चलना चाहिए जो पूरे पन्ने को किनारे से काटते हुए निकल जाए, मतलब बाप रे बाप। और वो कोयलिंग आर्ट ऐसे ऐसे घुमाइए, उससे फूल पत्ता बनाइए। तो फिर है अगला कलाकाल, लिखना नहीं है अभी, ठीक है ना, ये लिखाएंगे ही हम। ये देखिए कलाकाल तो बीएड को कहना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, 2 साल तो एकदम आर्टिस्ट बना के छोड़ देता है। रमा शंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल और भगीरथ मिश्र। कलाकाल इन्होंने कहा। कला का अर्थ क्या होता है, परिभाषित कीजिए कला को। कलाकंद को परिभाषित कीजिए, कला को। नए ढंग से प्रस्तुत करना। अगर इस बेंच में हम यहाँ पर बैठने वाला बना दे, उधर लिखने वाला बना दे, तो कला है। पहला जब बोले थे ना वो ठीक था, अधिक बोलने क्यों गए। हाँ, किसी भी चीज को सुंदर तरीके से प्रस्तुत करना कला है। सुंदर क्या है,
परिभाषा में कभी ऐसे शब्दों को न मत डालिए जिसकी और परिभाषा की आवश्यकता हो। पढ़ते थे ना ये प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़े है ना? हैं? कौन कौन नहीं पढ़े? पढ़ोगे तुम, अभी शुरू है बाबू, अभी अभी अंडा से निकले हो, क्यों छटपटा रहे हो? क्या आकाश में उड़ना है? एखन खाली खूंटी पाइक निकल है, टेंशन ना ले। हैं? अभी एक सेमेस्टर ग्रेजुएशन का बीता, हाथ उठा रहा, हम नहीं पढ़े हैं। एक सेमेस्टर में पढ़ाई तुम क्या है? सुंदर, ये सही बोली कि किसी भी कार्य को सुंदर तरीके से करना ही कला है। सुंदर क्या है? देखने में जो भी चीज तुरंत चित्त को आकर्षित करे वो सुंदर कहलाता है। तो किसी कार्य को चित्ताकर्षक बनाना, ठीक है ना? अब सुंदर को हटा दिए, ठीक है ना? अब किसी कार्य को चित्ताकर्षक बनाना क्या कहलाता है? कला कहलाता है। यानी कोई भी काम को देखे और बिना कारण के, हो सकता है वो चीज कोई बिना उपयोग का चीज भी हो, ठीक है ना? जैसे एक मिट्टी का ढेला लिए और उसमें कुछ ऐसा चीज कर दिया, उस मिट्टी के ढेले का कोई उपयोग है? फिर भी उसको ले जाकर हम लोग शोकेस में सजा देते, कोई उपयोग होता है? कोई उपयोग नहीं है। किसी भी तरह का उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, ठीक है ना? आप लोग लड़कियों का शोकेस में सजाने का शौक रहता है टेडी बियर, ठीक है? क्या उपयोगिता है उसकी? ऐसे तो कोई उपयोगिता नहीं है ना, उसको आपको खाने के लिए दे और खेलने भी नहीं मिलता है। मेरी भाभी का है, हम लेके उसको तकिया बनाए थे, तो आके ऑफिस से लौट के आए, ऐसा काहे कर दिए। वो बड़ा वाला था, बहुत अच्छा लगता था उसमें, एकदम वो तकिया से ज्यादा आराम लगता था। तो हम देखे वो अकेला एक कुर्सी में बैठा हुआ है, तो हम बोले चलो भाई तुम सोफा में। तो तकिया बनाने के लिए भी उपयोग करने नहीं दिया गया, लेकिन कुर्सी में जरूर बैठेगा। एक कुर्सी को बर्बाद करके रखा है वो। क्यों बर्बाद करके रखा है? क्योंकि देखने में अच्छा लग रहा है। हमको देखने में भी अच्छा नहीं, हमको सबसे अच्छा वो लगा था, आराम से लगाइए, किताब लीजिए और लगता है कि कोई गोदी में सुलाया है, ठीक है ना? तो फिर हम सोचे थे कि रांची जाएंगे तो खरीदेंगे, फिर हमको पता चला बहुत महंगा चीज होता है। हमको लगा ये तो बहुत बढ़िया चीज है, इस बार रांची जाते हैं तो खरीदते हैं। तो मेरा भैया बोला कि देखो इसका टाइमिंग ऑफिस का तुमको पता है, वो बीच में तुम अपना करके उसका ऑफिस से आने से पहले रख दिया करो। हम तो वही करते हैं, बोला वो, हमको भी अच्छा लगता है। तो खैर, उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती, फिर भी हम लोग देखने में अच्छा लगता है। चित्र, चित्र की कोई उपयोगिता है? कोई उपयोगिता? फिर भी देखने में अच्छा लगता है। तो रीतिकाल के साहित्य की कोई उपयोगिता? लेकिन सुनने में, समझ गए कलाकाल कहने का अर्थ? अब बताइए सही है या गलत? मतलब नाम रखना मतलब इतना ऐसा नहीं है कि कुछ भी मन किया रख दिया। विद्वान लोग थे, कुछ ना कुछ उसके पीछे तर्क, वो हर कालखंड के साहित्य की कोई ना कोई उपयोगिता आप लोगों को दिखलाई पड़ जाएगी। उसमें सुंदरता है, उसमें भी कला है, परंतु इस कालखंड के साहित्य में कोई उपयोगिता नहीं है, ठीक है? बिहारी सतसई में कोई उपयोगिता अधिकतर पदों की नहीं है। लेकिन सबसे पहले बात, साहित्य कला नहीं है, ठीक है ना? साहित्य कला नहीं है। साहित्य की अपनी उपयोगिता किसी न किसी दृष्टिकोण से रहेगी ही। हो सकता है वो आपके मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए उपयोगी हो। अब जैसे बिहारी सतसई में ही है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बोराए नर या खाए बोराए। मतलब इसका अर्थ क्या होता है? कौन बतलाएगा? क्या होता है बतलाइए? हाँ, कौन वाला कनक सुना है, कौन वाला कनक धतुरा है, पहले ये तो बताइए।
हाँ, उसका अर्थ क्या हुआ? पहले में आएगा उसका अर्थ है धतुरा, उस दूसरे में आएगा उसका अर्थ है सोना। ठीक है ना? चलिए आगे बोलिए। धतुरा खाता है कोई? धतुरा कोई नहीं खाता है। हाँ हाँ, कुछ नशीला नहीं, बहुत नशीला होता है। हाँ तो फिर बोलिए बोलिए, खैर चलिए आगे बोलिए। नहीं, ये अर्थ नहीं है। आपके लिए अर्थ ये नहीं है, मतलब ये देखिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका है, यानी सोने में अच्छा ठीक है, शुरू वाला का सोना अर्थ बतलाए थे ना। हाँ ठीक है, शुरू का सोना ही आता है। सोने में धतुरे से भी 100 गुना अधिक मादकता यानी नशा है। धतुरा में बहुत नशा कहा जाता है कि थोड़ा सा भी धतुरा खा लिए तो पागल हो जाइएगा, ठीक है ना? और होते हैं लोग, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका है, यानी सोने में धतुरा से भी 100 गुना अधिक मादकता है, अधिक नशा है। वा पाए बौराए नर या खाए बौराए, क्योंकि धतुरा को तो खाने के बाद लोग पागल होते हैं, लेकिन सोने को तो पा जाने के बाद ही पागल हो जाते हैं। उसको खाने की भी आवश्यकता नहीं है, उसको बस पा गए और पागल हो गए। धतुरा को तो कम से कम खाना पड़ता है। ठीक है, कितनी अच्छी बात है। उपयोगिता है या नहीं है? उपयोगिता है। ये वही बात हुई, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। द्विवेदी युग से इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है ना? मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, यानी थोड़े से धन में मदांध यानी पागल, यानी मद में अंधे हो जाना, यानी पागल ना हो जाइए। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, ये सोच के घमंड नहीं करना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ? यहाँ कोई अनाथ नहीं है। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ है, यानी सबके साथ ईश्वर है। त्रिलोकनाथ, तीनों लोकों के नाथ यानी ईश्वर। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, यानी ईश्वर के हाथ बहुत बड़े हैं। वो सिर्फ अमीरों के सिर पे हाथ नहीं रखता है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो उपयोगी तो है, ऐसा नहीं है कि पूरा साहित्य में उपयोगिता नहीं है, बहुत जगह आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसलिए इसको पूरी तरीके से कला कहना सही नहीं है। तो इसीलिए इसको, और कला काल से पूरी तरीके से प्रवृत्तियां भी स्पष्ट नहीं हो रही। कला काल का अर्थ क्या? भक्ति नीति, ये जो रचनाएं हैं ये तो कला के अंतर्गत उस तरीके से नहीं आएंगी। भक्ति नीति की रचनाएं तो पूर्णतः उपयोगी रचनाएं हैं। भक्ति नीति और वीर गाथात्मक रचनाएं हैं, वो तो इससे बाहर हो जा रही हैं। इसीलिए कला काल नाम को भी स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन तर्क अच्छा लगाया गया था कला काल के लिए। मजा नहीं आ रहा? आज लिखने के लिए नहीं मिल रहा है। रीतिकाल पे अंत में जाएंगे, ठीक है ना? अगला है अलंकृत काल। आज हमको मजा आ रहा है। बहुत दिन के बाद सब्जेक्टिव हिसाब में पढ़ा रहे हैं। मतलब हमको लगता है कि कॉलेज के कुछ लेक्चर को छोड़ दें, जो 20-30 लेक्चर कॉलेज में दिए थे 2017 में, उसके बाद हम सब्जेक्टिव बहुत दिन के बाद पढ़ा रहे हैं। उसके बाद तुम लोग इससे बड़े वाले भाई लोग को पढ़ाए थे कुछ दिन। हाँ, अलंकृत काल। मिस्र बंधुओं ने इसे, इस कालखंड को अलंकृत काल, सॉरी अलंकृत काल बोल रहे हैं, अलंकार काल कहा। यहाँ अलंकृत काल लिखा हुआ है। हाँ, अलंकृत काल ही का है। हाँ, अब इसमें ये नाम दो तरीके से सही भी हो सकता है, लेकिन मिस्र बंधुओं ने जो तर्क दिया वहीं पर वो गड़बड़ कर गए। अलंकृत काल यानी अलंकार को कभी कभी काव्य शास्त्र का अर्थ में लिया गया, यानी रीति के अर्थ में ही बहुत बार लिया गया। अलंकार में कृत जोड़ देने से
वो रीति के अर्थ में आता है, लेकिन इन्होंने स्पष्ट कर दिया आगे जाकर कि मैं क्यों इसको अलंकृत काल कर रहा हूं, क्योंकि इस कालखंड में काव्य में अलंकरण करने का एक विशेष रुचि दिखलाई पड़ती है। तब फिर तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि काव्य में अलंकरण करने की एक विशेष रुचि दिखलाई पड़ने के कारण से अलंकृत काल उन्होंने कहा। हाँ ठीक है, इतना आसान नहीं है कि काट देना, इतना बुड़बक नहीं है, बच्चे तो नहीं थे कि कुछ भी नाम रख देंगे। अलंकृत काल कहने के पीछे तर्क उनका जो दिया था सही था, क्योंकि इस काल खंड में काव्य में अलंकार को जबरदस्ती ठूसने का प्रयास हर जगह दिखलाई पड़ता है। यानी अलंकारों की भरमार आपको दिखलाई पड़ेगी, ठीक है, अलंकारों की भरमार दिखलाई पड़ेगी, और वो अलंकार अनावश्यक रूप से आए हैं। जिस तरह से कोई लड़की या स्त्री किसी पार्टी में अतिरिक्त मेकअप लगा के चली जाती है, ठीक है ना, कैसा नजर आता है चेहरा, मूर्ति की तरह। मेरा एक दोस्त था, उसको जोकर की तरह लड़कियां लगती थी, तो हमको लगता है कि सर्कस का जोकर है, वो लोग पेंट उंट करके आता है, इधर लाल इधर लाल, ठीक है ना। सामान्य रूप से ऐसा नहीं है कि श्रृंगार करना खराब है, वो अधिकार है स्त्रियों का, करती हैं, और जो अच्छे तरीके से किया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है वो देखने में, ठीक है ना, खराब वो नहीं लगता है, वास्तव में वो सुंदरता को, स्थूल सुंदरता को तो वो बढ़ा ही देता है। लेकिन जबरदस्ती इतना मोटा मोटा सोना का चैन बप्पी लहरी जैसा पहन लेने से भी अच्छा थोड़ी ना लगे, सोना ही है तो अच्छा थोड़ी ना है। तो इस कालखंड में वैसे ही अतिरिक्त श्रृंगार है रचनाओं में, जहां पर सटीक किया गया वहां पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत जगह दिखाई देता है कि सिर्फ कविता इसलिए लिखा गया है क्योंकि अलंकार का चमत्कार दिखलाना है। अलंकार दिखलाने के लिए काव्य रचना नहीं की जानी चाहिए। काव्य रचना क्यों की जानी चाहिए? अपने भाव को संप्रेषित करने के लिए, और उस भाव को संप्रेषित करने में साधन के रूप में अलंकार आ सकता है, ठीक है ना। जैसे कि चेतक की तीव्रता बतलानी है, अब कितना तीव्र है, बहुत तेज बोलने से तो पता नहीं चलेगा, तो उसके लिए अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है। सामने वाला कवि भी जान रहा है कि मैं जो अलंकार का प्रयोग कर रहा हूं वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, कि सामने आई नदी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, जब तक राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। यानी मन की गति से भी तेज चेतक चल रहा है, राणा भी सोच रहा है, उसका सोच उसी नदी के उसी पार में रह गया है, और चेतक इस पार। संभव तो नहीं है, मन की गति से तेज कौन चल सकता है? देखिए अमेरिका सोचे, अमेरिका पहुंच गया मन, ठीक है। कहा जाता है कि परशुराम के पास शक्ति है कि मन की गति से वो चल सकते हैं, यानी सबसे तेज गति किसके मानी जाती है? मन की गति को माना जाता है। मन से तेज कोई गति किसी की गति नहीं है। अब चेतक को दिखलाया जा रहा है कि मन की गति से भी तेज, उसके विचार की गति से भी तेज उसकी गति है, जो कि अतिशयोक्ति है, लेकिन इससे पता चल जा रहा है कि चेतक कितना तेज था, कितना इसमें कितनी गति थी, ठीक है, उसकी गति कैसी थी, बस उसको बतलाया जा रहा है। वहां पर यह नहीं कहा जा रहा है कि आप इस पर विश्वास कर लीजिए। और सुनने में भी अच्छा लग रहा है कि क्या अलंकार का प्रयोग किया गया है, सोच को किस तरह, जब तक राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, सुनने में भी अच्छा लग रहा है कविता। तो अलंकार ऐसा होना चाहिए, अलंकार जबरदस्ती का नहीं होना चाहिए। तो इस कालखंड में सिर्फ काव्य रचना अलंकार के लिए किया गया, इसीलिए इसे अलंकृत काल कहा गया, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। घनानंद हैं, पद्माकर हैं, बिहारी खुद हैं जो अलंकृत बहुत करते हैं, लेकिन बहुत जगह उनकी रचनाएं बहुत सुंदर बन पड़ी। देव हैं, इनकी रचनाएं बहुत सुंदर पड़ गई, बन पड़ी हैं, जिसमें जबरदस्ती का अलंकार देखने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए अलंकृत काल को भी बहुत हद तक स्वीकार नहीं किया गया। सिर्फ काव्य में अलंकार को ही ठूसने का प्रयास नहीं है, यहाँ पर रस का भी विवेचन है। रीति ग्रंथ लिखे गए हैं, उनका अलंकृत काल नाम देने से कोई उन पर प्रकाश नहीं पड़ता है, कि रीति ग्रंथ जो लक्षण ग्रंथ इसमें लिखे गए हैं उस पर प्रकाश नहीं पड़ता है, तो इसीलिए इस नाम को भी स्वीकार नहीं किया गया। श्रृंगार काल,
आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इसे क्या कहते हैं? श्रृंगार काल। श्रृंगार काल आचार्य शुक्ल भी कहें, कोई से चाहे तो श्रृंगार काल कह सकता है। कारण यह है कि श्रृंगार परक रचनाओं का एक दौर इसमें चल गया था, और हर कवि, मतलब लगभग प्रत्येक कवि ने श्रृंगारिक रचना इस कालखंड में की ही है, कोई इससे अछूता नहीं रहा है। तो श्रृंगार काल कहना बहुत गलत नहीं है, परंतु श्रृंगार काल कह देने से लक्षण ग्रंथ जो इस कालखंड में बहुत ज्यादा लिखे गए हैं उस पर प्रकाश नहीं पड़ता है। यही कारण है कि इस कालखंड में को श्रृंगार काल बाद में स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि लक्षण ग्रंथ जो है उस पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है। बाकी जो इनका विचार था कि श्रृंगारिक रचनाओं की अधिकता है और श्रृंगारिक रचनाओं के इर्द गिर्द ही पूरा कालखंड घूमता है, वो सही है, श्रृंगारिक रचनाएं हैं, परंतु इस कालखंड में श्रृंगारिक रचनाओं के साथ साथ रीति ग्रंथों का यानी लक्षण ग्रंथों का यानी काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का भी एक दौर चलता है, जिसके इर्द गिर्द ये पूरा कालखंड घूमता है, जिसके उदाहरण के रूप में ही श्रृंगारिक रचनाएं हुई हैं। ठीक है ना। अंत में हम लोग देखेंगे रीतिकाल। अभी आचार्य शुक्ल को शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है ना। आचार्य शुक्ल, इन्होंने इस कालखंड को सबसे पहले ग्रियर्सन ने रीतिकाल कहा, और उसके बाद आचार्य शुक्ल ने भी इस कालखंड को रीतिकाल कहा। अब रीतिकाल, रीति का अर्थ हम लोग देख आए हैं, यानी जिस कालखंड में रीति परक रचनाएं हुआ करती थी। अब रीतिकाल कह देने से, रीति परक रचनाओं कह देने से इसमें श्रृंगारिक रचनाएं भी सिमट आती हैं, इसमें अलंकारिक रचनाएं भी सिमट आती हैं। ये इन दोनों नामों को तो सीधा ही अस्वीकार कर दिया गया था, इन तीन नामों के बीच में विवाद था। तो अगर हम इसे रीतिकाल कह देंगे तो ये दोनों स्वतः इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इससे अधिक क्या चीज आएंगे, रीति पर लक्षण ग्रंथ भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, और वैसी रचनाएं भी इसके अंतर्गत आ जाएंगी जो इसके बाहर की थी। उन्हें हम लोग रीति इतर काव्य या रीति मुक्त काव्य भी कह सकते हैं। और इस ये नाम कर देने से इस कालखंड को रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीति इतर चार भागों में बांटने में सहूलियत हो जाती है, जो कि इन नामों से संभव नहीं था। इसीलिए रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा गया और इस नामकरण को स्वीकार किया गया, क्योंकि ये अधिकतर प्रवृत्ति को अपने अंदर समेट लेती है। लेकिन ये याद रखिएगा, कोई भी नामकरण हो वो पूरी तरीके से निर्दोष नहीं हो सकता है, इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जो रीति निरूपक रचनाएं नहीं है और इस कालखंड से बाहर होती हैं, जिसको कि बाद में रीतितर काव्य कहकर समेटने का प्रयास किया गया है। तो ये तो संभव नहीं है कि कोई ऐसा एक नाम खोज लिया जाए जो पूरे कालखंड को अपने अंदर समेट कर चलता होगा। शुक्ल जी भी कहते हैं कि प्रवृत्ति अधिकतर रचनाओं को देखकर किया जाएगा, अधिकतम रचनाओं को, सारी रचनाओं को देखकर नहीं खोजा जाएगा। वैसी रचनाओं को देखा जाएगा जो उस कालखंड में ज्यादा प्रसिद्ध थी, या जैसी रचनाओं का अधिक निर्माण उस कालखंड में हुआ था। तो इस आधार पर रीतिकाल कहना अभी तक सही है, ठीक है ना। इसको लिखेंगे, 1 मिनट में आते हैं।
क्या सर
विधि का मतलब ये होता है, वो एक बात कहेगा कि दुनिया का कोई भी अपने आप में 100% होता है। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है? 100%। अब जब ऑलरेडी वो 100% छिड़े, या तो बढ़ाएंगे या तो देंगे। कितना परसेंट है? 100% दिए। नहीं है, हटा देंगे, क्या बन गया? लेकिन अगर ये अभी तक 100% है, तो मान लेते हैं कि इसके पीछे से लाके एक और कैप लगा दिए होते ऐसा वाला, 100%। जैसे देखिएगा, इसको आप देख पा रहे हैं, हाई वाले को, ये भी अपने आप में क्या है? अगर इस आगे वाला जो हटा देंगे तो क्या कहेगा? लेकिन सर हटा दें तो क्या हट जाएगा? अपने आप में कितना परसेंट? जब तक उसके साथ छेड़ नहीं हुआ। छेड़छाड़ होने के बाद हो सकता है या तो सर उसमें कमी हो सकता है, या तो उसमें वृद्धि हो सकता है। अब डिपेंड करेगा भाई आप कैसे छेड़ रहे हो। आने के तो ये जो फ्रैक्शन था अपने आप में कितना, तो भी जितना, तो सर वो 100। लिख लिए? ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए तो आज 1.5 घंटा कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। इस काल का असर नहीं है, थोड़ा सा सब्जेक्टिव आया उसका असर है। ऑब्जेक्टिव महाबोरियत चीज है। अभी मास्टर का एग्जाम भी, पीजीटी का एग्जाम सब्जेक्टिव होना चाहिए था। क्या चाहते हैं आप लोग? कितना जन यस सर बोल रहे हैं? कल एक एक तो क्वेश्चन दे रहे, लिख के लाइएगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव की अपनी मजबूरी है, सब्जेक्टिव में सेटिंग का बहुत संभावना हो जाता है। सब्जेक्टिव परीक्षा बहुत अच्छी है, मतलब अगर परीक्षा सब्जेक्टिव हो तो बहुत अच्छा होगा, टीचर बहुत अच्छे मिलेंगे। पर उसके बाद तो आप जान ही रहे हैं, जेपीएससी का हाल देख ही रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में हम लोग सुरक्षित नहीं है। पता चला कि आधा दर्जन लोगों को इसीलिए 150 में 150 बनाइए, ताकि आपके ऊपर भी केस हो जाए। नहीं, केस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तुरंत थोड़ी ना होता है कि आके आपको पकड़ के ले गया। आपका एक टेस्ट लिया जाता है, अगर आप 150 में 150 बनाए तो टेस्ट में भी आप अच्छा कीजिएगा, नहीं तो फिर वो बिहार वाला प्रोडिकल साइंस हो जाता है। जब उनको टेस्ट के लिए बुलाया गया तो वहां एक पेज नहीं लिख पाए वो लोग। फिर उसके पिताजी बोल रहे हैं, हम तो बोले थे बेटी को पास करवाने के लिए, टॉप करवा देगा, हम क्या जान रहे हैं। तो ऐसे ये सब चीजों से निराश नहीं होना है। जो होगा उस समय देखा जाएगा। अभी हम लोगों के बस में तैयारी है, ठीक है ना। डर तो लगता है जब लगातार 2-3 परीक्षाओं में प्रश्न उठ जाए, जेपीएससी में उठ गया, और ऐसा नहीं है, पुख्ता सबूत के साथ उठा, भले उसको बहाल कर दिया गया एक जिद में, ठीक है ना, कि एक साथ एक ही सेंटर के लगातार लोग और एक रूम के लगातार लोग पास करना, ये तो
आज तक तो नहीं देखे थे। अब उस एक रूम में भगवान विष्णु के 24वां अवतार आकर बैठ गए हो तो हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद उनका ओएमआर सीट नहीं मिलना, और ओएमआर सीट नहीं मिलने पर एक नियम बना होना कि जिनका ओएमआर सीट नहीं मिलेगा उनको क्वालिफाई कर देना है। उसके बाद जेई की परीक्षा में क्वेश्चन का लीक हो जाना, खैर वो एजेंसी तो बदल गई है, मान रहे कि अब नई एजेंसी जो आई है वो थोड़ी ईमानदार हो। थोड़ा तो एक भय रहता है, फिर भी पिछले बार तो नहीं हुआ था। पिछले बार क्योंकि मैं कुछ ऐसे लोगों को जान रहा हूँ जो जिनका दूर दूर तक कोई सेटिंग हो ही नहीं सकता है, उनका सबसे बड़ा सेटिंग हम थे और मेरा कोई सेटिंग नहीं था। क्वेश्चन बैंक में तो है। कुछ क्वेश्चन है, सब हमको भी नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन हो गया था ना, नेट में भी नहीं मिल रहा है, खोज खोज के हम परेशान हो गए हैं। नेट में भी हम खोजे, और अब वो ऑनलाइन था तो कोई ऐसा व्यक्ति को से भी नहीं मांग सकते दे दो भाई, और इतना दिन हो गया उनको याद नहीं होगा, और जिनको हम जान रहे हैं उसमें एक दो का ही हुआ है, बाकी का नहीं हुआ है, तो उनको ऐसे भी याद नहीं होगा। याद ही रहता तो होता उनका क्यों नहीं। तो कुल मिलाकर हम लोगों को यूपी वाले से ही काम चलाना पड़ेगा फिलहाल, क्योंकि कहीं मिल नहीं रहा है। हम हजार जगह प्रयास किए, वही जो क्वेश्चन बैंक में दो चार प्रश्न है, बस वही है। हाँ टीजीटी वाला मिल जाएगा, टीजीटी वाला तो है, शाम वाले बैच में आता है, उसका क्या नाम है, फ्लोरेंस, उसके पास है। टीजीटी वाला तो एक दिन दे देंगे, टेंशन मत लीजिए, एक बार कोर्स को आगे बढ़ने दीजिए ना। टीजीटी वाला हम जान के बचा के रखे हैं, वो 150 को प्रश्न एक दिन आप लोगों को मिलने वाला है। एक बार थोड़ा सा सिलेबस को आधुनिक काल तक पहुंच जाने दीजिए, आधुनिक काल खत्म ही हो जाने दीजिए, फिर आप लोगों को देंगे कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा आप लोगों का हाई करने के लिए। टीजीटी में जो पूछा गया था ना, सॉरी टीजीटी में वो प्रश्न है, अभी आप लोग को मिले भी तो मत देखिएगा। देख चुके हैं, मत देखिएगा अभी, क्योंकि उससे आप लोगों को एक अंदाजा लग जाएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। लेकिन वो आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तभी करवाएंगे, ठीक है ना। वो हम जान के बचा के रखे हैं, पिछले बार का फिर कट ऑफ दिखला देंगे, फिर बतला देंगे कि आप लोगों का कितने लोगों का होने वाला था। तो तैयारी अच्छा रखिए, क्योंकि या तो वो एकदम मोटिवेशन को हाई कर देगा या ला के नीचे पटक देगा। अब हम लोग देखते हैं इस कालखंड के इस कालखंड के प्रस्तुता यानी शुरुआत करने वाले किस कवि को माना गया है, और किन विद्वानों ने किस किस कवि को माना है। फिर पहले बात कर लेंगे फिर लिखेंगे। पहले है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने कृपाराम को माना है। पिछला जो लिस्ट बनाया वो सब याद है ना, किसको सब याद है। अलंकृत काल कौन कहा है बतलाइए। मिश्र बंधु। कला काल तो वहां तो पढ़ने, हम कब बोले कि आपको पढ़ना नहीं आता है, मास्टर्स कर लिया आपको पढ़ना आता ही होगा। हाँ टिक मार के जाइएगा ना, फिर स्टूडेंट बोलेगा कैसा मैडम आ गई है, टिक मारवा मैडम है। वहां भी स्टूडेंट को बोलिएगा टिक मारना आएगा, और देखा जाएगा पूरा बीएड क्या किए नहीं देखे हैं। खैर, हाँ टिक मारने वाले में बन जाएगा, हमको भी पता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र किसे मानते हैं, कृपाराम को। रचना का नाम बतलाइए, पीछे से बतलाइए, आप लोग बतलाइए।
आप बतलाइए। ऑप्शन वही 4 ठो है जिसमें एक ठो आंसर है। अब परसों लिखे हैं, आज ऑप्शन मांग रहे हैं और घर जाकर नहीं पढ़े हैं, याद भी नहीं है लिखे हैं। क्या नाम है? हित तरंगिनी। कृपाराम की हित तरंगिनी रीतिकाल की पहली रचना मानते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब देखिए ये जो अभी हम लोग 3 लिख लेते हैं और तीनों को मानने का अलग अलग कारण है और तीनों कारण सटीक है। दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र केशव दास को। आज आप लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, कल आप लोगों को लिखाएंगे, आज सिर्फ समझेंगे। डॉक्टर नगेंद्र केशव दास को, फिर शुक्ल जी, आचार्य शुक्ल चिंतामणि को। अब देखिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं कृपाराम से रीतिकाल की शुरुआत माननी चाहिए, और कृपाराम आपको पता है एकदम भक्ति काल के एकदम बीच में आते हैं, ठीक है, भक्ति काल के एकदम मध्य में आते हैं, लेकिन रीतिपरक रचना तो करते ही हैं। तो इन्होंने कहा कि पहला रीतिपरक रचना के आधार पर कृपाराम को मानना चाहिए, क्योंकि कृपाराम से पहले रीतिपरक रचना कोई नहीं करता है, ठीक है। रीतिपरक रचना सबसे पहले जो करते हैं वो है कृपाराम, और उसके आधार पर कृपाराम को मानना चाहिए रीतिकाल के प्रथम कवि के रूप में, ठीक है। यह तर्क भी सही है। कोई जरूरी नहीं है कि एक काल समाप्त हो ही तो दूसरा काल शुरू हो, एक काल के ऊपर दूसरा काल ऐसे आबद्ध रह सकता है। डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं नहीं, कृपाराम की रचना बहुत हद तक उतनी समृद्ध नहीं थी जो रीतिकाल की समृद्ध रचनाएं मिलती। हाँ रीति परक रचना है लेकिन एकदम शुरुआती जान पड़ता है, तो इसको प्रथम कवि मानना ठीक नहीं। लेकिन केशव दास की कवि प्रिया, रसिक प्रिया जैसी रचनाएं रीतिकाल के एकदम समृद्ध रचनाओं के बराबर है, वैसी ही रचनाएं हैं। तो रचना की समृद्धि के आधार पर केशव दास को मानना चाहिए। पहला क्या था? पहली रचना। दूसरा रचना के समृद्धि के आधार पर, यानी रचना बहुत अच्छी रचना है। इनकी रचना उतनी समृद्ध, तरंगिनी उतनी समृद्ध रचना नहीं है, लेकिन केशवदास की रसिक प्रिया और कवि प्रिया जैसी रचनाएं बहुत समृद्ध है, जैसे रीतिकाल की समृद्ध रचनाएं होती है। यह भी सही तर्क था। शुक्ल जी आकर तर्क देते हैं लेकिन केशवदास के बाद कोई और कवि ऐसे नहीं आते हैं जिन्होंने रीति परक रचना की हो। केशवदास के बाद ये परंपरा टूट जाती है, और जब हम इतिहास देखेंगे तो इतिहास एक परंपरा को लेकर चलती है। ऐसे एक कवि आज, एक कवि 200 साल बाद करके एक परंपरा या एक कालखंड नहीं बनता है, बीच में बहुत सारे कवियों को होना आवश्यक है। और ये कहते हैं ये आबाद परंपरा, लगातार रीति रचनाएं होने की परंपरा चिंतामणि के बाद शुरू होती है, यानी आबाद परंपरा के आधार पर चिंतामणि को मानते हैं। ये तीनों का तर्क अपने अपने जगह पे सही है। समझ रहे हैं बात? चिंतामणि के बाद लगातार रीतिपरक रचनाएं होती है, केशवदास के बाद लगातार रीतिपरक रचनाएं नहीं होती है, हुई है लेकिन वैसी रचनाएं नहीं हुई है जैसे चिंतामणि के बाद हुई है। यही कारण है कि शुक्ल जी चिंतामणि को रीतिकाल का प्रथम कवि मानते हैं। समझ रहे हैं बात? हम किसको मानेंगे? देखिए पहला तो प्रश्न ऐसा आ नहीं सकता है कि रीतिकाल के प्रथम कवि कौन है, ऐसा प्रश्न नहीं आता है। वैसा प्रश्न आएगा तो केशवदास, ठीक है, वैसा प्रश्न आया तो केशवदास, लेकिन वैसा प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न कैसा आएगा? आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना है? सबसे ज्यादा बार आता है ये प्रश्न, सबसे अधिक बार ये प्रश्न आता है। तो हम लोग चिंतामणि, तो ये सब याद रहेगा, कल इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना, अच्छा से लिखाएंगे इसको, इसीलिए भी उतारिएगा मत, ठीक है ना। क्यों माना गया है उसको भी एक जगह पे हम लोग लिख लेंगे कोना में, ठीक है ना। तो आज रहने देते हैं। नहीं समझे? अब बेचारे मतलब जो भी बोलते